मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज से मैं कम्प्रिहेंशन की बात करने जा रहा हूं और सच पूछिए तो सी सेट की बात करने जा रहा हूं। इस बीच में मेरे पास बहुत से रिक्वेस्ट आए जिसमें यह कहा गया कि सर सी सेट के बारे में कुछ बताइए, इसको लेकर के बहुत डर लगता है, हम इसमें कैसे अपने आप को क्वालिफाई करने लायक बना सके। हालांकि मेरी योजना यही थी कि मैं अभी कुछ दिनों तक और जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं के ट्रिक्स पर बात करूं, लेकिन फिर मुझे यह लगा कि नहीं, पहले इस पर बात कर लेनी चाहिए, यानी कि सी सेट पर बात कर लेनी चाहिए ताकि आप लोगों को कुछ दिन प्रैक्टिस के लिए मिल सके। लेकिन जो हम बात कर रहे थे जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर के क्वेश्चंस के बारे में, उन पर हम बातें करेंगे, क्योंकि और भी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो टेक्निक हो सकती है, सच पूछे तो जो रहस्य हो सकते हैं, वो अभी मेरे पास मौजूद है, जिन्हें सुनने के बाद आपको बड़ा मजा आएगा और हो सकता है कि आप आश्चर्यचकित भी हो जाएं कि अरे बाप रे, जिसे हम इतना कठिन प्रश्न समझ रहे थे वो इतना सरल है। इस पर हम लोग बातें करेंगे। तो अब कुछ दिनों तक हम बात करते हैं कंप्रिहेंशन के ऊपर, सी सेट के ऊपर, जनरल स्टडीज के सेकंड पेपर के ऊपर। इसकी शुरुआत दोस्तों मैं कंप्रिहेंशन से करना चाहूंगा। कंप्रिहेंशन से ही क्यों, आप सी सेट कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें उठा करके देखिए, आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं किसी एक टॉपिक से, तो वो कंप्रिहेंशन होता है। मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि टोटल 80 क्वेश्चंस में से लगभग कम से कम 20 क्वेश्चंस कंप्रिहेंशन से होते हैं। अधिकतम संख्या इनकी 28 तक रही है। कल्पना करके देखिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि सच में अगर आप इस सेक्शन को बहुत अच्छा कर लेते हैं, इस पर बहुत अच्छी पकड़ बना लेते हैं, तो आप अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में ले आएंगे। मैं उस मैथमेटिक्स पर अभी नहीं जा रहा हूं, उस मैथमेटिक्स की बात मैं बाद में आप सबसे करूंगा। और सच पूछे तो YouTube पर इस विषय को लेकर के पहले से ही मेरा एक ऑडियो वीडियो अवेलेबल है, आप चाहें तो आप उसे जाकर के वहां देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इसकी शुरुआत करते हैं इस बात से कि कंप्रिहेंशन होता क्या है। मुझे मालूम है कि जैसे ही मैं ये कह रहा हूं कि कंप्रिहेंशन होता क्या है, तो आपके दिमाग ने रिएक्ट किया होगा। क्यों रिएक्ट किया होगा? क्या सर ये समझते हैं कि हमें यही नहीं मालूम है कि कंप्रिहेंशन होता क्या है? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। हो सकता है कि आपको मालूम हो, बहुत अच्छे तरीके से मालूम हो, लेकिन यदि मुझे कोई बात आपको बतानी है तो मुझे तो कंप्लीट तरीके से ही बतानी चाहिए ना, संपूर्णता के साथ ही आपके सामने रखना चाहिए। तो बस मैं वही कर रहा हूं। और मुझे यह भी लगता है कंप्रिहेंशन ही नहीं, चाहे कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, जनरल स्टडीज का हो, आपके ऑप्शनल पेपर का हो, कोई उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक हो, लेसन हो, चैप्टर हो, जब तक आप उसके बेसिक्स को नहीं समझेंगे, अगर मैं दर्शन शास्त्र की शब्दावली में कहूं, भारतीय दर्शन शास्त्र की शब्दावली में, तो जब तक आप उसकी आत्मा को नहीं समझेंगे, तब तक आप जो कुछ भी पढ़ेंगे उसे भी उस रूप में नहीं समझ सकते जिसकी अपेक्षा यूपीएससी आपसे करता है। और यही तो यूपीएससी की विशेषता है। तो सबसे पहले हम कंप्रिहेंशन की आत्मा को समझने की कोशिश करें, उसके बाहरी ढांचे को नहीं। दोस्तों, इसके लिए जो हिंदी शब्द रखा गया है वो बहुत प्यारा शब्द है। कंप्रिहेंशन शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्यारा जो शब्द है हिंदी का है वह है बोधगम्यता। यही शब्द है। आप अपना सिलेबस उठा करके देखिए, उसमें यूपीएससी ने भी जिस शब्द का इस्तेमाल किया इसके लिए वह है बोधगम्यता। दो शब्दों से मिलकर बना है, बोध और दूसरा शब्द है गम्यता। ये बोध क्या है? बोध नॉलेज नहीं है, बोध नॉलेज नहीं है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, भले ही हमें किताबों में पढ़ा दिया जाए कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, नहीं, गौतम बुद्ध को बोध की प्राप्ति हुई थी। और चूंकि बोध की प्राप्ति हुई थी इसीलिए उन्हें कहा गया बुद्ध। इससे पहले तो वो बुद्ध नहीं थे। समझ में आया आपके कुछ अंतर? नॉलेज हमारी चेतना तक रहता है, लेकिन जो हमारा बोध होता है वो हमारी आत्मा में उतर जाता है, हमारी गहराई में उतर जाता है। और जो सबसे बड़ी चीज होती है वह होती है बोध। यह बात अलग है कि बोध तक पहुंचने के लिए ज्ञान जरूरी है, लेकिन एकमात्र ज्ञान से भी आप बोध तक नहीं पहुंच पाएंगे। बोध का मतलब है कि आप सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन वो जो समझने का जो आपका स्तर है ना, जो लेवल है,
वो बहुत गहरे हैं, वो किताबी नहीं है, वो बहुत ही व्यावहारिक है। कल्पना करके देखिए कि गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, देखिए यहां भी मेरे मुंह से ज्ञान शब्द निकल गया ना गलती से, क्योंकि हमने यही पढ़ा है, जब गौतम बुद्ध को बोध की प्राप्ति हो गई तो उनके साथ जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि अब आप कुछ बोलिए, कुछ बोलिए, क्योंकि गौतम बुद्ध बिल्कुल चुप हो गए थे, जो हम पढ़ते हैं। बहुत कहने के बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि जो मुझे अनुभव हुआ है, ये नहीं कहा कि जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो मुझे अनुभव हुआ है उसे भाषा में बताया नहीं जा सकता, और यदि मैं उसे भाषा में बताने की कोशिश करूंगा तो उस तरीके से वो नहीं उतर पाएगा, तो फिर मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं। शिष्यों के बहुत अनुरोध करने के बाद फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। मैंने जानबूझकर इस उदाहरण को आपके सामने रखा है, ऐसे ही नहीं रखा है। इसका मतलब यह हुआ, अगर हम अपने कंप्रहेंशन के बारे में सोचें जो हमें एग्जाम में करना है, तो हमारे पास कंप्रहेंशन के लिए क्या है, एक अंश है, परिच्छेद जिसे आप कहते हैं, अंश दिया हुआ है। उस अंश को हमें केवल समझना नहीं है, उस अंश में क्या निहित है हमें उसे पकड़ना है। प्लीज दोनों शब्दों के अंतर को समझने की कोशिश कीजिए। केवल समझना नहीं है बल्कि हमें उसे पकड़ना है। एक मैं बहुत छोटा सा वाक्य आपको दे रहा हूं, ये फिल्म का टाइटल है, फिल्म का शीर्षक है। इस फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन। हम आपके हैं कौन। आप इसका अनुवाद कर सकेंगे? क्या आप नहीं समझते कि इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन में कितनी सारी चीजें छिपी हुई हैं, सोच करके देखिए। जिससे ये बात कही जा रही है उसके प्रति उलाहना का भाव है कि हाँ भैया हम आपके क्या लगते हैं, लेकिन इस उलाहने में यह भी है कि हम ही तो आपके सब कुछ हैं, लेकिन आप घास ही नहीं डाल रहे हैं, आप कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि शिकायत में कितने बड़े अधिकार का बोध कराया जा रहा है कि हम आपके इतने बड़े हैं, हम आपके सब कुछ हैं, लेकिन आप हैं कि हमें इग्नोर करते चले जा रहे हैं। हम आपके हैं कौन, ये भाषा की पंक्ति है, हम आपके हैं कौन। लेकिन इसे कौन व्यक्ति समझ पाएगा? जो इस भाषा में रचा बसा है, पला बढ़ा है, जो इस भाषा की आत्मा में उतरा हुआ है, इस भाषा के कण कण को जानता है, इस भाषा की नब्ज पर उसके दिमाग की उंगलियां हैं, वही इसका अर्थ निकाल सकता है। हम आपके हैं कौन। सोच करके देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि बोध क्या होता है अब आपकी समझ में आया होगा। एक मैं गजल की आपको लाइन बता रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि इससे पहले आप लोगों ने सुना भी हो। लाइन है, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। ठीक है, आप अनुवाद कर दीजिए, इसका हो जाएगा आई हैव कम टू योर सिटी एज ए ट्रेवलर। खत्म हो गई, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। लेकिन क्या बात बन गई इससे? हो गया हम तेरे शहर में। तेरे शहर में, ये तेरा किसका शहर है? ये क्या भाई का शहर है? क्या ननिहाल है? क्या बहन की ससुराल है? किसका शहर है? क्या आपके फ्रेंड का शहर है? किसका शहर है? और मुसाफिर की तरह, जैसे कि हम किसी अनजान शहर में जाते हैं, अनजान शहर में तो इसी तरह से जाते हैं। तुम घबराओ मत, हम बिल्कुल अनजान बन करके ही आए हैं तेरे शहर में। तो ये तेरे कौन है आपके दिमाग में बिल्कुल क्लिक कर गया होगा कि ये तेरे कौन है, क्योंकि आप हिंदी भाषा में रचे बसे पले बढ़े हैं। तेरे समझ गए होंगे आप, और बस एक बार मुलाकात का मौका दे दे। क्यों मांग रहा है एक बार मुलाकात का? अपॉइंटमेंट मांग रहा है, मुलाकात का मौका दे दे। ऐसी क्या बात हो गई? उससे वो क्या मांगना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? इस एक लाइन में कि एक बार मुलाकात का मौका दे दे, ढेर सारे बोध आपके दिमाग में कौंध गए होंगे कि वो क्यों मिलना चाह रहा है। भले एग्जैक्ट ना हो, लेकिन आपने अनुमान लगा लिया होगा कि ये जो रिक्वेस्ट करने वाला व्यक्ति है ये कौन है। क्योंकि तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, तो भाई भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, परिचित मित्र भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन क्या आपके दिमाग में कोई डाउट है? तेरे शहर में कहने का मतलब क्या है? किसके शहर में आया है? और जो कह रहा है कि मुलाकात का मौका दे दे, जो समय मांग रहा है, वो मांगने वाला कौन है? आपके दिमाग में किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। और यदि कोई डाउट नहीं है तो मान करके चलिए कि ये जो दो पंक्तियां हैं इसका सही बोध आपके पास है, नॉलेज की बात नहीं।
यानी कि बोध भाषा की बहुत गहराई में उतरा हुआ, समाया हुआ ज्ञान ही है कह लीजिए, अनुभव है कह लीजिए। दोस्तों, पहले आप इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिए, तभी आप कंप्रहेंशन को सही सही करके आ पाएंगे। अदरवाइज वहां गलत करने की, गच्चा खाने की बहुत ज्यादा आशंका है। राइट? हम लोग इस पर विस्तार से बातें करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप सब अपने कमेंट्स लिखें, बताएं मुझे कि आप क्या चाहते हैं, मैं जिस ट्रैक पर हूं वो सही है, नहीं है, या और उसमें क्या एड ऑन करना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए। प्लीज लेट मी नो। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।